जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब लोग खैरियत से हैं। अब फैसला हो गया है कि वज़ीर आज़म कौन होगा, सदर कौन होगा, गवर्नर्स कौन होंगे, चीफ मिनिस्टर्स कौन कौन से होंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्या मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा। क्या चीज़ इसके अंदर छुपी हुई है, कौन सी चीज़ जाहिर है, ये हम आपको पूरी डिटेल के साथ इसी वीलॉग में बताएंगे। और पाकिस्तान का इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल कि क्या ये जो आने वाली गवर्नमेंट है ये 5 साल निकाल जाएगी या नहीं, हम इसके बारे में भी आपको बताएंगे कि क्या फ्यूचर है इस गवर्नमेंट का, ये भी हम इसी वीलॉग में बताएंगे। और आज़ाद अरकान का क्या बनेगा, क्या वो वाकई गवर्नमेंट ज्वाइन कर रहे हैं या वो इमरान खान साहब के साथ रहेंगे, ये भी हम आपको इसी वीलॉग में बताएंगे। और कल जब इमरान खान साहब के साथ रिपोर्टर्स की मुलाकात हुई तो इमरान खान साहब की सूरत क्या थी और इमरान खान साहब ने वहाँ ये क्यों कहा था कि मुझे 2 सज़ाएँ मिल रही हैं, वो 2 सज़ाएँ कौन कौन सी है, ये भी हम आपको इसी वीलॉग में बताएंगे। और क्या खैबर पख्तूनख्वा में वाकई अली अमीन गंडापुर साहब चीफ मिनिस्टर बन रहे हैं या नहीं, या फिर ये अली मोहम्मद खान साहब का कुरा निकल आएगा, ये भी हम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। हम सबसे पहले अडयाला जेल के अंदर जो ट्रायल चल रहा है उसकी तरफ जाते हैं। कल 498 लोगों को जेल के अंदर तलब किया गया था और ये वो लोग हैं जिन्होंने 9 मई के अंदर कुछ ना कुछ किया था और इनके ऊपर इल्ज़ाम था। तो कल जब ये 998 लोग वहां पे पहुंचे तो गेट नंबर 5 जो अडयाला जेल का है उसके साथ पुलिस चौकी है, वहां पे इन सब की हाजिरियां हुई और उसके बाद 12:30 बजे जज साहब आके अदालत में बैठ गए। और जब रिपोर्टर्स वहां पे पहुंचे तो वहां पे शाह महमूद कुरैशी साहब अपनी दोनों साहबजादियों के साथ मौजूद थे और शाह महमूद कुरैशी साहब ठीक ठाक किस्म के हशाश पेशात थे, उनके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा था, वो बाकायदा सबके साथ चहक रहे थे, जबकि इलेक्शन से पहले वो डिमोरलाइज हुए हुए थे। तो आज ऐसे महसूस हो रहा था कि फुल्ली चार्ज हैं। और जब कार्रवाई स्टार्ट हुई तो सबसे पहले इमरान खान साहब के वकला ने खड़े होकर जज साहब से कहा कि सर ये जो बाहर हमारी तलाशी होती है वो बड़ी ज़्यादती है, ऐसा लगता है कि हमें ह्यूमिलेट किया जा रहा है, जैसे हम मुलजमान हैं, तो आप जेल हुकाम को बुला के कहें कि हमारी इस तरह तलाशी लेनी बंद कर दें। तो उस पर जज साहब ने कुछ डिसीजन दिया, लेकिन रिपोर्टर्स क्योंकि बहुत दूर थे वो डिसीजन उन तक नहीं पहुंच सका। उसके बाद शाह महमूद कुरैशी साहब ने जज साहब से कहा कि आप रिपोर्टर्स को आगे बुलाएं, हम उनके साथ बात करना चाहते हैं। तो फिर समी इब्राहिम साहब वहाँ पे थे, तो जज साहब ने सबसे पहले समी इब्राहिम साहब को बुलाया। उन्होंने कहा कि आप सबसे सीनियर हैं, लिहाजा हम आपको ये जिम्मेदारी दे रहे हैं कि आप अपने रिपोर्टर्स को आगे लेके आएँ, लेकिन यहाँ पे प्रेस टॉक नहीं हो रही, यहाँ पे सिर्फ एक वर्जन आपने लेना है और ऐसा ना हो कि यहाँ पे कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो जाए तो आप इंश्योर करें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होगी, कोई हल्ला गुल्ला नहीं होगा। तो समी इब्राहिम साहब की गारंटी पे रिपोर्टर्स को फिर आगे बुलाया गया। जब बुलाया गया तो उसके बाद इमरान खान साहब आ गए। इमरान खान साहब ठीक ठाक कॉन्फिडेंस में थे, ताज़ा कटिंग उनकी हुई हुई थी, चेहरा उनका बड़ा सुर्ख और हशाश पेशाश था, एनर्जी बहुत ज़्यादा थी, फुली चार्ज थे और पूरे एतमाद के साथ उन्होंने रिपोर्टर के सामने खड़े होकर उन्होंने कहा, लें जी पूछे मुझसे जो पूछना चाहते हैं। तो एक रिपोर्टर ने पूछा कि ये बताइएगा क्या वाकई आपकी जनरल सहर शमशाद साहब से मुलाकात हुई? तो इमरान खान साहब ने कहा, मेरी किसी के साथ कोई मुलाकात नहीं हुई, ना जनरल सहर शमशाद साहब के साथ हुई, ना किसी और के साथ हुई, ये मुकम्मल स्पेकुलेशन है और झूठ है। मैं ना मुलाकात मैंने की और ना मैंने किसी के साथ मुलाकात करनी और ना ही मैं किसी किस्म की कोई डील करूँगा। फिर उनसे कहा गया कि ये बताएं कि आप क्या किसी सियासी जमात के साथ मिल के गवर्नमेंट बनाने के लिए तैयार हैं? तो उन्होंने कहा, जी रऊफ़ हसन साहब मेरे पास आए थे, अभी उनके साथ मेरी मीटिंग ख़त्म हुई है, तो मैंने रऊफ़ हसन साहब से कह दिया है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ हमारा कोई डायलॉग नहीं हो सकता, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ नहीं हो सकता और इसके साथ साथ MQM के साथ नहीं हो सकता, इनके अलावा जितनी पार्टीज हैं उन सब के साथ आप रब्ता करें। बाद में रिपोर्टर्स ने अमैर नियाज़ी साहब से पूछा था कि क्या आप महमूद अचकज़ई साहब की पार्टी के साथ बात करने के लिए भी तैयार हैं, जिनको इमरान खान साहब ने इंडिया के एजेंट कहा था, और क्या आप मौलाना फजलुर रहमान साहब से डायलॉग करने के लिए भी तैयार हैं? तो अमैर नियाज़ी साहब का ये कहना था कि हमारे लीडर ने जब कह दिया है कि इन 3 पार्टियों के अलावा सबसे बात हो सकती है तो फिर वाकई हमारी तरफ से सबसे बात हो सकती है। उसके बाद इमरान खान साहब से कहा गया कि जी आप क्यों नहीं एक पॉलिटिकल रिकन्सिलिएशन की तरफ आते? तो उन्होंने कहा, जी ये जिन लोगों ने धांधली करवाई है, जो लोग चोर हैं, जो लोग डाकू हैं, हम इनके साथ कैसे मिल सकते हैं, हमारी इनके साथ बात नहीं हो सकती। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मैंने अली अमीन गंडापुर साहब को नामजद कर दिया है और अली अमीन गंडापुर साहब जो होंगे वो खैबर पख्तूनख्वा हमारे चीफ मिनिस्टर होंगे। और साथ उन्होंने कहा कि जी हमारे रिजल्ट को तब्दील किया गया है और ये वो लोग हैं जिन्होंने मैंडेट पे डाका मारा है, तो मैं इनके साथ नहीं बैठ सकता। और क्लैरिटी थी उनके वर्जन में और उन्होंने कहा कि बिल्कुल मैं किसी के साथ नहीं बैठना चाहता। तो आज अगर हम इमरान खान साहब को देखें, बल्कि इमरान खान साहब का पूरा ट्रैक रिकॉर्ड देखें, तो उसमें एक चीज़ की तारीफ़ करना पड़ती है और वो तारीफ़ ये है कि इमरान खान मुकम्मल तौर पर क्लियर हेडेड है। वो
ग्रे एरिया में नहीं है, जबकि उसके मुकाबले में तमाम सियासी जमातें जो हैं वो सारी ग्रे एरियाज़ के अंदर है, कभी इधर चली जाती हैं, कभी उधर चली जाती हैं। तो ये जो कन्फ्यूजन बाकी तमाम सियासी जमातों में पाई जाती है, जबकि इमरान खान के जो वर्जन है या उनका विजन जो है उसके अंदर बड़ी क्लैरिटी है। तो ये बड़ी अच्छी बात है जिसको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। फिर इमरान खान साहब से पूछा गया कि आपको कैसे पता चला कि आप जीत रहे हैं, तो उस पर उन्होंने कहा कि देखें, जेल में मुझे 2 सज़ाएं दी जा रही है। एक तो साइफर केस में मुझे सज़ा है और दूसरे मुझे पीटीवी दिखाया जाता है। तो यहाँ पे मेरे पास सिर्फ एक ही सोर्स है, पीटीवी। तो मैं जब इलेक्शन हुआ था तो मैं पीटीवी की नशियात देख रहा था। उसमें जब ये खबर चली कि मियां नवाज शरीफ साहब ने विक्ट्री स्पीच देनी थी लेकिन वो उस स्पीच दिए बगैर चले गए, तो मुझे उस वक्त यकीन हो गया कि हमारी पार्टी जीत गई है और मियां नवाज शरीफ हार गए हैं। क्योंकि अगर ये हार ना रहे होते तो इन्होंने एक विक्ट्री स्पीच दे देनी थी। तो मुझे उसी वक्त पता चल गया कि हमारे नौजवानों ने, हमारे वोटर्स ने कमाल कर दिया है। तो साथ साथ वो ये कह रहे थे ये जो दूसरी सज़ा पीटीवी की है मेरी ये कम होनी चाहिए। फिर इसके बाद शाह महमूद कुरैशी साहब भी बोले, वो बड़े चार्ज थे और उन्होंने कहा कि देखें, हमने इलेक्शन जीत के दिखा दिया, तो अब हमारे साथ मामला दुरुस्त होने चाहिए और हमारे बगैर ये गवर्नमेंट नहीं चल सकेगी। फिर उसके बाद ये कार्रवाई ख़त्म हो गई। अब जुमेरात को यानी कल 190 मिलियन पाउंड का जो केस है वो है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि अब वो केस चल सकेगा, क्योंकि अब जो इलेक्शंस के बाद सूरत हाल बदल गई है और इसमें अब जजेस इतनी तेज़ी से फैसले नहीं करेंगे। तो इमरान खान साहब को इस इलेक्शन के बाद एक रिलीफ मिला है, और रिलीफ क्या है? वो रिलीफ ये है कि अब अगले जो केसेस हैं वो ज़रा स्लो डाउन हो जाएंगे, क्योंकि आज का जो केस है उसके ऊपर भी फ़र्द जुर्म आयद होनी थी, लेकिन अब ये तारीख 28 फरवरी चली गई है। तो इतनी लंबी तारीख किसी और केस में आज तक इमरान खान साहब को नहीं दी गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब अदलिया भी ये महसूस कर रही है कि हमें वो जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए फ़ैसले देने में। अब हम आते हैं उस फैसले की तरफ जिसके तहत मियां शहबाज शरीफ साहब को प्राइम मिनिस्टर नामजद कर दिया गया है। मरियम नवाज साहबा जो है पंजाब में चीफ मिनिस्टर होंगे, सदर आसिफ अली जरदारी साहब होंगे, और 3 सूबों में जिसमें बलोचिस्तान है, जिसमें खैबर पख्तूनख्वा है, जिसमें पंजाब है, इन तीनों के गवर्नर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के होंगे। सिर्फ सिंध का गवर्नर जो है वो एमकेएम के पास रहेगा, और इसके बाद चेयरमैन सेनेट जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मदद से बनेगा। यानी हो सकता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हो, लेकिन बलूचिस्तान से बनेगा और उस पर आसिफ अली जरदारी साहब की इनपुट होगी। जिसको आसिफ अली जरदारी साहब कहेंगे वही चेयरमैन सेनेट होगा। स्पीकर प्योरली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का होगा और उसी को मौका दिया जाएगा। और मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि शायद राजा परवेज़ अशरफ साहब या फिर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, इन दोनों में से किसी एक का फैसला होगा, या यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को ये मौका दिया जाएगा कि वो स्पीकर कौमी असम्बली हों, या फिर राजा साहब को इसी तरह कंटिन्यू करवाया जाएगा। तो 2 उम्मीदवार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के स्पीकर के लिए भी हैं। इसके साथ साथ जो अहम तैनातियाँ पाकिस्तान के अंदर होंगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, उसके अंदर भी शेयर होगा। इसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुकम्मल हमायत का ऐलान कर दिया है। अब बाकी जो सियासी जमातें हैं वो कैबिनेट में शरीक होंगी, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शरीक नहीं होगी। लेकिन अब सवाल ये कि क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वाकई सिर्फ ये डील की है? मेरी इंफॉर्मेशन और मेरा जो पॉलिटिकल एक्सपीरियंस है वो ये बताता है कि बात सिर्फ यहाँ तक नहीं रहेगी, बाकायदा पावर शेयरिंग हुई है। और पावर शेयरिंग का फार्मूला ये है कि पहले 3 साल मियां शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर होंगे, और अगर गवर्नमेंट बच गई उसके बाद तो अगले 2 साल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास होंगे बिलावल भुट्टो, आखिरी 2 साल वज़ीर आज़म होंगे। लेकिन ये पावर शेयरिंग का फार्मूला अभी, क्योंकि जो इत्तेहादी हैं उनको राज़ी रखने के लिए अनाउंस नहीं हुआ, लेकिन अल्टीमेटली ये सारी चीज़ें उस तरफ जाएंगी। अब एक सवाल ये है कि क्या वाकई ही ये गवर्नमेंट 5 साल पूरे कर जाएगी? पहली बात तो ये है कि पार्लियामेंट 5 साल पूरे करेगी। 5 साल से पहले इलेक्शन नहीं होंगे, लेकिन गवर्नमेंट जो है वो बदलती रहेगी, और उसमें मियां शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो, इन दोनों के दरमियान कोई ना कोई तबादला इक़्तिदार का होता रहेगा। 2 ही बड़ी पार्टीज़ होंगी जो आपस में इक़्तिदार को शेयर करेंगी, लेकिन ये पार्लियामेंट 5 साल पूरे करेगी। ये फैसला भी कल रात को हो चुका है। इसके बाद सवाल ये है कि क्या जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 92 या 93 आज़ाद अरकान हैं, क्या उनको नहीं छेड़ा जाएगा? उनको छेड़ा जाएगा। उनमें से 21 लोग तो फौरी तौर पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को ज्वाइन कर रहे हैं, और ये वो लोग हैं जो पार्टी के रेडियस में नहीं है। पार्टी इनसे रब्ता करने की कोशिश करती है, लेकिन ये फ़ोन कॉल उनके नहीं ले रहे, और इनमें से अक्सरियत की तादाद जो है पंजाब के साथ है। तो ये लोग तो जाएंगे जब 3 दिन दिए जाएंगे आज़ाद अरकान को पार्टीज़ का फ़ैसला करने के लिए, तो उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ठीक ठाक डज़ पड़ेगी, और उसके बाद फिर ये एक अपोजिशन पार्टी और छोटी अपोजिशन पार्टी बन के रह जाएगी। तो ये एक फ़ैसला हुआ है। इसके साथ साथ क्या अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो चीफ़ मिनिस्टर बन रहे हैं या नहीं बन रहे? इमरान खान साहब उन्हें चीफ़ मिनिस्टर बनाना चाहते हैं,
उन्होंने इन्हें नामजद भी कर दिया, लेकिन जो रेजिस्टेंस है इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, मेरा नहीं ख्याल कि अली अमीन गंडापुर साहब चीफ मिनिस्टर बन सकेंगे, क्योंकि उससे पहले पहले इनके केसेस भी हैं, और अगर किसी केस का फैसला हो गया तो चीफ मिनिस्टर साहब वो नहीं हो सकेंगे। और ये भी हो सकता है कि अगर ये चीफ मिनिस्टर बन गए तो ज़्यादा अरसे तक ये नहीं रह सकेंगे, क्योंकि इनके खिलाफ केसेस हैं, और किसी एक केस का भी फैसला हो गया तो अली अमीन गंडापुर साहब फारिग हो जाएंगे। इस्टेब्लिशमेंट और बाकी सियासी जमातें और इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अंदरूनी जो हल्का है वो ये चाहता है कि ये सीट अली मोहम्मद ख़ान साहब को मिलनी चाहिए, क्योंकि अली मोहम्मद ख़ान साहब का सबके साथ रब्ता भी है, बड़े मोतदल मिजाज भी हैं, धीमे मिजाज के भी हैं, और इसके साथ साथ वो डिलीवर भी करने की पोजीशन में हैं। तो इमरान खान साहब को समझाया जा रहा है कि आप अली अमीन गंडापुर साहब के ऊपर से हाथ उठाएं और अली मोहम्मद ख़ान साहब को आप चीफ मिनिस्टर बना दें, तो वो सिस्टम भी चला लेंगे और इसके साथ साथ इस्टेब्लिशमेंट के साथ मामलात भी सेटल कर लेंगे, वफाक के साथ भी वो चल सकेंगे, और उससे आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि अब खैबर पख्तूनख्वा में आपको एक टावरिंग पर्सनैलिटी चाहिए, आपको परफार्मर चाहिए, और अगर वहाँ पे परफॉर्मेंस नहीं होगी तो फिर ये पार्टी के साथ भी ज़्यादती होगी और पाकिस्तान के साथ भी जुल्म होगा। लेकिन अगर अली अमीन गंडापुर साहब वहाँ पे चीफ मिनिस्टर रहे तो वफाक को फिर आराम से नहीं बैठने देंगे, रोज़ाना कुछ ना कुछ उनकी तरफ से कार्रवाई होगी, जिसका ज़ाहिर पाकिस्तान को नुकसान होगा, और पाकिस्तान इसका मुतहम्मल नहीं है। और आखिरी इंफॉर्मेशन आपको देता चलूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वो जो उनके अंदर शिद्दत थी वो अब कम करने का फ़ैसला कर लिया है। अब वहाँ से सफ़ेद झंडियाँ आपको लहराई जाती हुई नज़र आएंगी।